हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पेपर में आएंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ चैप्टर्स की। मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन सभी चैप्टर्स को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। आइए देखिए, पहला चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। देखिए, मनी क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। आपके पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बार्टर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं इससे पहले, मनी से पहले। तो बेटा क्या होता था बार्टर सिस्टम में, क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ करता था। उस जमाने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक कम्युनिटी को ले दूसरी कम्युनिटी कम्युनिटी क्या करते थे, एक्सचेंज किया करते थे, मतलब सामान के बदले सामान। तो ये सिस्टम चला करता था बार्टर सिस्टम में। उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। जो प्रॉब्लम क्या थी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, कि जो पर्सन को चाहिए होता है वो कभी कभी नहीं मिल पाती थी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक चीज का आविष्कार हुआ, वो क्या था, मनी का। तो मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके बदले आप करेंसी के बदले, नोट्स के बदले, कोइंस के बदले आप कोई भी चीज या सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मनी में कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या होता है बेटा मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि आप पैसे के बदले कोई भी चीज ले सकते हैं। ठीक है, बेच भी सकते हैं। तो मीडियम एक्सचेंज का मीनिंग ये होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू का मीनिंग होता है बेटा किसी चीज को मतलब मेजर करना, अनुमान लगाना कि इस चीज की कीमत कितनी होगी। अगर मैं बात करूं बार्टर सिस्टम की, तो लोग क्या करते थे, सोने के बदले लोहा एक्सचेंज करते थे। या मतलब कुछ लोगों को नॉलेज नहीं थी कि उसकी चीज की कीमत कितनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, तो उस जमाने में लोग जो कैटल्स थी, कैटल्स के बदले 10 किलो या 5 किलो गेहूं ले रहे हैं। तो कैटल्स की कीमत ज्यादा है, गेहूं की कीमत कम है। तो आप देखते हो उस जमाने में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू नहीं थी। जबकि आज के जमाने में हम क्या कर सकते हैं, मनी से किसी भी चीज को आराम से मेजर कर सकते हैं कि वो चीज कितने की होगी। जैसे आप अगर कंपेरिजन करें आज के जमाने के हिसाब से, तो 1 किलो सोना 1 किलो चावल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। जैसा आप एक मर्सिडीज की कार की कीमत एक मारुति कार से नहीं नाप सकते, तो मर्सिडीज की वैल्यू ज्यादा है, मारुति की वैल्यू कम है। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या है इसका, सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग होता है कि आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। जबकि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में क्या था, अगर मान लीजिए किसने अनाज परचेज करा और वो कह रहा है कि मैं एक साल बाद परचेज करूंगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करा, तो फ्यूचर में पेमेंट मतलब फ्यूचर में उस अनाज को नहीं दे सकते क्योंकि वो सड़ जाएगा। जबकि पैसे से क्या आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपने कोई परचेज करी अमाउंट, एक घर परचेज करा 10 लाख का मान लीजिए, अब आपने कहा उससे कि मैं फ्यूचर में 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, या 1 1 लाख रुपए हर हर साल देता रहूंगा, तो ये क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट हो गया। डेफर्ड का मीनिंग होता है बेटा फ्यूचर। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि आप पैसों को कितना भी रख सकते हैं संभा के। ठीक है, जबकि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि जो भी अनाज था, ग्रेन्स थे, उसको आप संभा के नहीं रख सकते थे। ठीक है, उसे इकट्ठा नहीं रख सकते थे कि वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था, या बारिश की वजह से डैमेज हो जाता था। जबकि पैसे ने ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। जैसे आज के जमाने में आप देखोगे, आपके पास जितना भी पैसा होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, या बैंक में रखो या ऑनलाइन जैसे भी आपके पास है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसने खत्म करी, मनी ने। इसके अलावा हम बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पॉइंट आते हैं बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। कि मीडियम एक्सचेंज का मीनिंग ये होता है कि दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब बेटा मीडियम एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आप पैसे से कोई भी चीज को, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करने के बदले उसको ले सकते हो। जैसे मैंने पैसे पेमेंट करी स्कूल की फीस, तो स्कूल की फीस क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, मैंने क्या ले ली वहां से, एजुकेशन ले ली। दूसरा, जो मनी ने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो चीज खत्म कर दी, क्या चीज, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ अमाउंट्स। ये क्या होता है बेटा, ये होता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरा पर्सन आमने सामने की जो चीजें हैं वो मैच नहीं कर पा रही। जैसे इसे शूज चाहिए, इस वाले के पास शूज नहीं है, इससे चाहिए राइस, तो ये मैच नहीं हो पा रही, तो इसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जबकि मनी ने सब चीज खत्म कर दी।
आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, मनी से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, और ले सकते हो चीज को, मतलब जो चीज आपको चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए। दूसरा मीडियम एक्सचेंज में क्या है, विद मनी इंडिविजुअल कैन इजिली ट्रेड देयर गुड्स एंड सर्विस फॉर द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो पैसा है वो केवल एक देश में यूज होगा, जैसा आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल इंडिया में रुपीज चलता है, तो अब इंडिया में आपके पास पैसा है मान लीजिए 10,000 रुपए। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया से कहाँ जाना चाह रहे हो, यूएस से जाना चाह रहे हो, ठीक है। अब बेटा यूएसए में तो चलता है डॉलर। अब डॉलर क्या कर सकते हो, रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर में। मान लीजिए 10,000 रुपए का हसद वहां पे डॉलर मिलेंगे 100 डॉलर, ठीक है। तो 100 डॉलर, ऐसा नहीं कि रुपीस को आप बाहर नहीं यूज कर सकते, मतलब आपके पास पैसे हैं तो बाहर की करेंसी में चेंज करने के बाद वहां पे आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, उस चीज को बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, चीजों को परचेज कर सकते हो। मतलब दुनिया में क्या है, आप अगर आपके पास पैसा है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा होता है मनी का। फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी का मतलब मेजर ऑफ वैल्यू कैसे कैसे मतलब मान सकते हैं। जैसे आप देखो मनी क्या काम करती है, मनी जो क्या काम करती है, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन का मीनिंग ये होता है बेटा कि आप इसे आराम से मतलब डिनोमिनेशन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इन विच वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। दूसरा, इसने जो बिजनेस के जो फंक्शन है उसको अकाउंटिंग को आसान कर दिया, किसने बेटा, मनी ने। ये हमें क्या करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है, डिफरेंट आइटम ऑफ मनी से आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मनी की अगर बात करें तो आप जानते हो कि गोल्ड, गोल्ड को अलग मेजर कर दिया, ठीक है, सिल्वर को अलग मेजर कर दिया। आपको पता होगा कि गोल्ड की कीमत एज कम्पेयर टू सिल्वर से ज्यादा होती है, गोल्ड महंगा होता है, ठीक है। तो गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड की कीमत ज्यादा है, सिल्वर की कीमत कम होती है, ठीक। ऐसे ही राइस की कीमत अलग होती है, जैसे राइस 100 रुपए किलो, सिल्वर 2.5 रुपीज पर केजी किलो, ठीक है। और गोल्ड 10 ग्राम जो था वो 1.5 लाख रुपए का है। तो इससे क्या हो रहा है, मनी से आप हर चीज को अलग अलग मेजर कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, डिफरेंट आइटम को कंसिस्टेंट और इजिली अंडरस्टैंडेबल वे भी कर पा रहे हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मनी का, दिस फंक्शन हेल्प्स इन प्राइसिंग, बजटिंग एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन। और बेटा हम क्या करते हैं, मनी से हम प्राइस निकालते हैं, बजट बना लेते हैं, आसान होता है मनी से, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक डिसीजन लेना अच्छा आसानी से हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू का मैंने मीनिंग बताया था आपको, किसी चीज को सेव करना, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि मनी को आप आराम से सेव कर सकते हो, अब बाद में यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास इस टाइम 10,000 रुपए है, तो मैं बाद में यूज कर सकता हूँ उसको 10,000 रुपए का, ठीक है। जब मुझे राशन लाना तो मैं राशन ले आऊंगा 10,000 रुपए का। दूसरा क्या है बेटा, इसे आप आराम से होल्ड कर सकते हो, ठीक है, और यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन को जो फ्यूचर में होंगी, ठीक है। ये फायदा होता है मनी का। दूसरा फायदा क्या है इसका मनी का, इट्स लिक्विडिटी। जैसे लिक्विडिटी क्या होती है बेटा, कैश, कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ये सब बोलते हैं लिक्विडिटी। और इजी ऑफ कन्वर्जन इनटू अदर गुड्स एंड सर्विस, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी गुड्स और सर्विस के लिए। मेक मनी, मेक्स मनी अ कन्वीनियंट वे टू स्टोर वैल्यू, इसे आराम से आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी चीज को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है बेटा, क्या है, मनी। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता था बेटा, मैंने आपको होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा डेफर्ड का मीनिंग मैंने पहले बता दिया आपको, डेफर्ड का मीनिंग होता है फ्यूचर। क्या होता है बेटा, फ्यूचर। आज आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए मुझे घर परचेज करना है, क्या परचेज करना है, एक घर परचेज करना है। मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल्ली में, दिल्ली में घर परचेज करा। अब बेटा वो जो घर परचेज करा उसकी कीमत है बेटा 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सन से जिससे मैंने घर परचेज करा उससे मैं ये कहूंगा कि मैं आपका पेमेंट 1 साल बाद दूंगा, या 2 साल बाद दूंगा, या 3 साल बाद पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो ये 3 साल बाद, 2 साल बाद, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ठीक। आगे और सुन लीजिए,
मनी इज द बेस और स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स मेकिंग इट इजियर फॉर इंडिविजुअल और बिजनेस टू एंगेज इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अरे इससे क्या हुआ बेटा, लोग जो बिजनेस करते हैं उनकी ट्रांजेक्शन बढ़ गई, लोग आराम से उधार माल खरीदते हैं और बेचते हैं, और बिजनेस क्या हो गया, स्मूथली चलने लगा। ठीक है, आज मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता है तो बेटा जितने भी ज्यादातर आप बिजनेस देखोगे वो उधार ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक से उधार लोन लेते हैं और उनको बाद में पेमेंट कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है, बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास खुद का कोई कैश पैसा नहीं होता, चाहे कितने बड़ा बिजनेस देख लो, वो कहीं ना किसी उधार के रूप में काम करते हैं। ठीक, जैसे आप देखोगे उधार के रूप में जैसे क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कोई लोन लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा एक मनी का फॉर्म है। और देखिए मनी, तो बेटा आपने देखा होगा मनी की बात करें तो दुनिया में मनी क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि पैसा, पैसे के बदले हमने क्या करा, गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज, इसे बोलते हैं बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मतलब मैंने सर्विस ली है, गुड्स ली, उसके बदले मैंने क्या कर दिया, पैसा दिया, तो इसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दुनिया में आप जो भी चीज खरीदोगे तो वो किससे खरीद पाओगे, मनी से। और मनी एक ऐसी चीज है जो कॉमनली लोग एक्सेप्ट करते हैं, फेथ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा जितने भी आप करेंसी देखोगे उसमें क्या होता है, आरबीआई लिखा होता है, अलग अलग देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं, और उसमें प्रॉमिस टू पे लिखा होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, ये पर्सन नहीं दुनिया में जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, किस चीज को बेटा, मनी को। अब बेटा आप देखोगे मनी की बात करते हो, मनी दुनिया में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जैसे हम करेंसी बोलते हैं, जैसे इंडिया में मनी की बात करें तो करेंसी के रूप में रुपीज चलता है, किसमें बेटा, इंडिया में। अमेरिका में डॉलर चलता है। ठीक है, यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है, ऐसा पाउंड होता है वो। ठीक, और दिरहम चलता है, जापान में येन चलता है, जापान में क्या चलता है, येन। चाइना में बेटा युआन चलता है। तो आप देखो दुनिया में जो करेंसी है, मतलब मनी के फॉर्म जो यूज की जाती है वो अलग अलग होती है। और देखिए बेटा क्वेश्चन है, आप बताने इसका आंसर क्या आएगा। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। बेटा मॉनेटरी क्या होता है, मॉनेटरी का मीनिंग होता है मनी, मतलब एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो मनी के फॉर्म में यूज की जाती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो वो किस, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम एक्सचेंज बोलते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, क्या इसमें फ्यूचर की बात हो रही, नहीं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्यूचर डेट की बात कर रहा है। बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब भी हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन करेंगे उसे डेफर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए टाइप्स ऑफ मनी, तो मनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कौन मनी कितनी तरह का यूज करते हैं हम। देखिए बेटा अगर हम मनी की बात करें तो पहला मनी जो होता है वो हम यूज करते हैं फीट मनी। बेटा फीट मनी का मनी मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा पेमेंट या एक ऐसा पैसा जो हमारी सरकार क्या करती है, इशू कर दी है, सरकार द्वारा मतलब इशू किया जाता है देश के अंदर, वो सारा पैसा होता है फीट मनी। जैसे करेंसी हो गई, आपके नोट होगा, अगर इंडिया की बात करें तो 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीट मनी। ठीक है, इट हैज नो इंस्टिंक्ट वैल्यू, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। आगे देखिए लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और द ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। बेटा लीगल टेंडर मनी जिसे कहते हैं। और आगे देखिए फिडुशियरी मनी क्या होती है, फिडुशियरी मनी वो पैसा होता है जो कि किसी के ऑर्डर के बेस पे किया जाता है। जैसे फिडुशियरी मनी मैं आपको बताता हूँ, पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, मतलब किसके बेसिस की बात कर रहे हैं हम, ट्रस्ट के बेसिस की बात कर रहे हैं।
नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना वो फ्यूडेशन मतलब वो गवर्नमेंट ने नहीं छापा, लेकिन वो ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है। जैसे हम बात करें चेक की, तो चेक क्या है, ट्रस्ट के बेसिस पे है, ठीक है, उस पर कोई करेंसी का सिंबल लगा नहीं होता। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्यूडेशरी मनी बोलते हैं। नेक्स्ट मनी कौन सा है, हाई पावर्ड मनी। जैसा आपको नाम से समझ आ रहा होगा, हाई पावर्ड मनी मतलब ऐसा पैसा जो सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया है, उससे हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनेटरी बेस और मॉनेटरी रिजर्व, ठीक। देखिए बेटा, आप देखोगे हमारे देश में कुछ बैंक्स होते हैं जिसे, जो हमारे देश में जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जितने भी आप पैसा जमा करते हो, जिस बैंक में भी आप पैसा जमा करते हो, अब वो बैंक क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है, मनी को मतलब चलाते हैं देश के अंदर। तो वो सारे बैंकों को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। इस कमर्शियल बैंक में बेटा प्राइवेट बैंक भी होते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी होती है। जैसे एसबीआई, ये हमारा कौन सा बैंक हो गया बेटा, एसबीआई कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक भी गवर्नमेंट बैंक है। एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, ये भी प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक भी प्राइवेट बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक भी प्राइवेट बैंक है, ठीक है। बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा ये गवर्नमेंट बैंक है। तो जो बैंक हमारे देश में काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मीनिंग होता है जो बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे से लोगों से पैसे लेते हैं और बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और उसी पैसे को लोन के रूप में, जो जिनको नीड होती है उनको लोन के रूप में देते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं बेटा, सबसे पहले जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ये क्या है बेटा, बैंक है। अब बेटा इस बैंक के अंदर आप देखोगे जितने भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है एक्स्ट्रा, वो क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा पैसे को क्या कर देते हैं, बैंक के अंदर जमा कर देते हैं। तो ये पैसा जमा करने को बोलते हैं एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। मतलब बैंक क्या करता है, पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मतलब मेरे पास 100 रुपए थे या 1000 रुपए थे, मैंने इन 1000 रुपए का यहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक के पास वो पैसा आ गया। अब बैंक क्या करेगा, इसी पैसे को 1000 रुपए को आगे किसी दूसरे पर्सन को लोन के रूप में दे देगा, और जो लोन के रूप में देगा उससे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक में पैसे जमा करे तो मुझे बैंक दे रहा है 10% इंटरेस्ट, ठीक है, और बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को दिए, बैंक ले रहा है उससे 15% इंटरेस्ट। तो बेटा 15% में से 10% माइनस कर दो, 5% क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो ये बैंक का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा बैंक क्या काम करता है, लोन देता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक के अकाउंट्स के बारे में। तो बेसिकली हम बात करें, बैंक में 4 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। बेटा सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट एक आम पर्सन के लिए खोला जाता है। मान लीजिए किसी भी पर्सन को नीड है पैसे को सेव करने की, ठीक है, वो चाह रहा है कि मेरा पैसा सेव रहे और कोई चोरी ना हो, तो वो क्या कर लेता है, बैंक में नॉर्मली अकाउंट खुलवा लेता है, उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ये कोई भी खुलवा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन खुलवाएगा। देश के अंदर कोई भी पर्सन इस बैंक अकाउंट को खुलवा सकता है, ठीक है। इस बैंक के अकाउंट को खुलवाने के क्या फायदे हैं, इस अकाउंट के फायदे ये होता है बेटा, आप कभी भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड जब भी आप करोगे तो बैंक वाला कभी इसको मना नहीं करेगा, आपका पैसा लौटा देगा, ठीक है। एक होता है बेटा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है जो कि एक बिजनेसमैन खोलता है। बिजनेसमैन क्यों खोलता है बेटा इसे, ध्यान रखना बेटा, बिजनेसमैन इस वजह से खोलता है करंट अकाउंट को क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन की लिमिट एक लिमिट से ज्यादा होती है। मतलब कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है, कई हजार ट्रांजेक्शन होती है, तो कई हजार ट्रांजेक्शन को बेटा बार बार वो सेम अकाउंट में पैसा नहीं जमा करवा सकता। तो बैंक वाले क्या करते हैं, स्पेशल अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेसमैन के लिए, वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, अनलिमिटेड, मतलब कितनी बार ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, कितनी बार पैसा निकाल सकते हो, कितनी भी बार आप एक दिन में पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है। ये होता है करंट अकाउंट, मतलब अकाउंट खुलवाने का फायदा। अब बेटा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखना। करंट अकाउंट में क्या होता है,
आप पैसा एक लिमिट के रूप में जमा करते हो, एक लिमिट के रूप में निकालते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है सेम अकाउंट में आप कितनी बार निकाल सकते हो, ये फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट में है। तो बैंक क्या करता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में लोग पैसा जमा करते हैं, बार बार नहीं निकाला करते हैं, तो बैंक इसमें इंटरेस्ट देता है, जिसका अकाउंट बैंक में होता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट बैंक देता है पर्सन को, कस्टमर को, ठीक है। वो अलग अलग होता है हर बैंक का। जबकि करंट अकाउंट में क्या होता है, बिजनेसमैन का अकाउंट, क्योंकि वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है, कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, कितनी बार भी निकाल सकता है, तो इससे बैंक को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तो बल्कि बैंक क्या करता है, बिजनेसमैन के जो करंट अकाउंट खुले होते हैं उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। चार्ज किस वजह से करता है, वो फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें रिसीव होता है, इसमें जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्ट पे करता है बैंक को। तो ये डिफरेंस है। और इन्हीं दोनों अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस अकाउंट, दोनों अकाउंट के अंदर कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं, वो होता है रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेटा रैकरिंग का मीनिंग होता है बार बार, मतलब मान लीजिए हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने में हम क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। रैकरिंग का मीनिंग तो योग्य कि हर हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, निकाले नहीं या सेव कर रहे हैं, मतलब, ठीक। जबकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हम एक लमसम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, लमसम अमाउंट, मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट कुछ सालों के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर। और बैंक वाला क्या करता है, क्योंकि इसमें जो कस्टमर होता है वो पैसा नहीं निकालता, तो बैंक वाला इसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, वही अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की तो इसमें मिलता है बेटा 15% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट, ठीक है। वो अलग अलग बैंकों का होता है, तो ये फर्क होता है। रैकरिंग डिपॉजिट में कम इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा मिलता है। अब बात आती है मैच्योरिटी की। बेटा जब मैच्योरिटी हो जाती है बैंक अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट की, तो बैंक वाला आपको पैसा देता है, ठीक है। आपका जो पैसा जमा करा वो तो देता ही देता है, प्लस जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी देता है, ठीक है। अगर आपने एक, मान लीजिए मैंने अकाउंट में पैसे जमा करवाए एफडी में 5 साल के लिए, बैंक वाला मुझे दे रहा है 18% इंटरेस्ट 5 साल के हिसाब से। अगर मान लीजिए मुझे नीड बढ़ गई दूसरे साल में पैसे की, तो मैं बैंक से निकाल सकता हूँ, लेकिन जो 18% है वो 18% नहीं मिलेगा, वो कम मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर में, डिमांड डिपॉजिट किसे बोलते हैं। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड का मीनिंग ये होता है कि जैसे मैं हूं, मैं बैंक में गया और बैंक से मैं गया जाके बैंक में चेक भरा और चेक जमा करा, पैसे निकाल लिए, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट बेटा। तो डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ देखिए कौन सा क्वेश्चन ठीक है इसमें, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट तो डिमांड डिपॉजिट तो नहीं होता, सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट होता है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये सही है बेटा, करंट में भी हम पैसे निकाल सकते हैं और सेविंग में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिक्स डिपॉजिट में हम नहीं निकाल सकते। ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये भी गलत है, क्योंकि ऑल टाइप में बेटा करंट भी आता है, सेविंग भी आता है, एफडी भी और रेकरिंग भी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा, बी आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सीआरआर, एसएलआर और एलआरआर क्या होता है। बेटा मैं आपको कुछ समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है, जितने भी बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा कोई भी कमर्शियल बैंक, जो कि चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, वो लोन के रूप में नहीं दे सकता किसी भी बिजनेसमैन को या कस्टमर को। तो जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसने क्या कहा, उसने ये कंडीशन रखी सभी बैंकों के लिए कि जो भी पैसा आपके अकाउंट, मतलब आपके बैंक में डिपॉजिट होगा, उसका कुछ परसेंट, मतलब कुछ परसेंट, वो कुछ भी, मतलब 5%, 2%, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है वो कितना परसेंट होगा। जितना भी पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करेगा कस्टमर, ये जितना पैसा जमा होगा, वो सारा पैसा का कुछ परसेंट
हर बैंक क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा सेंट्रल बैंक के अंदर। मतलब मान लीजिए एक बैंक के अंदर 1 लाख रुपए है, तो सेंट्रल बैंक क्या कहता है, उसका 5%, 1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपए सेंट्रल बैंक के अंदर आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जो 5% है, इस 5% को बोलते हैं CRR। क्या बोलते हैं बेटा, CRR। CRR इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट। बेटा टोटल डिपॉजिट मतलब जो बैंक का टोटल पैसा है जमा कस्टमर का, ठीक है, ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, दैट दे हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देश का जो सेंट्रल बैंक है जिसे हम बोलते हैं RBI, उसके पास बेटा डिपॉजिट करना कंपलसरी है। उस परसेंटेज को हम बोलते हैं CRR। और सुन लीजिए बेटा क्या कहा सेंट्रल बैंक ने। अब सेंट्रल बैंक ये कहता है, मान लीजिए मेरे पास आपने 100 रुपए के कितना परसेंट जमा करे, 5% जमा करे, तो 5 रुपए मेरे पास आ गए। एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं बेटा मैं ये हालांकि करोड़ रुपए होते हैं, के लाख करोड़ रुपए भी होते हैं। अब SLR क्या होता है, सेंट्रल बैंक ये कहता है कि जो लोग आपके पास पैसा जमा करे हैं वो कभी भी आपके पास पैसा लेने आ सकते हैं। तो आप ऐसा मत करिए कि जो मैंने पैसा लिया CRR के वाले, जो भी आप पैसा बचा वो आप लोन के रूप में दे दो, ऐसा मत करना। आप क्या करना, एक मिनिमम परसेंटेज जो आपके पास पैसा बचा हुआ है CRR के बाद, उसका एक मिनिमम परसेंटेज आप क्या करोगे, अपने बैंक में अपने पास रखोगे एक डिमांड डिपॉजिट के रूप में, कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप उसका पैसा दोगे। उस परसेंटेज को हम बोलते हैं SLR। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट मतलब जितना पैसा बैंक के पास है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ या 100 करोड़ या 10,000 करोड़, जितना भी पैसा है, उसका एक मिनिमम परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना कंपलसरी है। किसके रूप में, लिक्विड एसेट्स के रूप में, मतलब करेंसी के रूप में रखना कंपलसरी है। उसका हम बोलते हैं SLR। बेटा इसकी फुल फॉर्म याद रखना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और CR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, LRR। बेटा LRR कुछ नहीं है, CRR और SLR इन दोनों को जो जोड़ोगे, उसको जो बनाओगे, मतलब इन दोनों को जो प्लस करने के जो बनता है, उसे LRR बोलता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। लिक्विडिटी मतलब आपके पास CRR और SLR। जैसे इट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल CRR SLR। CRR और SLR को जोड़ने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल का तो मैं इसमें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक में बेटा किसी पर्सन ने 100 रुपए जमा करे। कितना रुपए जमा करे, 100 रुपए है बेटा। किसी एक कस्टमर ने 100 रुपए बैंक में जमा करे। अब इस 100 रुपए का क्या कहता है RBI, इस 100 रुपए का बेटा मुझे केवल 5 रुपए दे दो, मतलब 5% मेरे पास रखो। तो जो 5% बेटा, 100 रुपए का 5% कितना बेटा, 5 रुपए बेटा। RBI के हमने पास कितना रुपए जमा कर दिए, 5 रुपए। इसी 5 रुपए को हम क्या बोलेंगे, CRR बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब RBI क्या कहता है, 100 रुपए का 15%, 100 रुपए का 15% कितना बेटा, बेटा 15 रुपए बेटा। RBI कहता है कि आप अपने पास कुछ कुछ मतलब जो भी RBI डिसाइड करता है कि वो मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखोगे, उसी मिनिमम परसेंटेज को क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। बैंक अपने पास खुद रखता है पैसा, उसे SLR बोलते हैं। RBI के पास बैंक रखता है, उसे क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए 15 5 कितने हो गए, 20। इस 20 को हम क्या बोलेंगे, 20% को LRR। ठीक है, अब LRR के बाद जो पैसा बचा, मतलब कितना परसेंट बचा बेटा, 80% बचा। 80% बेटा क्या कर सकता है कोई बैंक, वो लोन के रूप में दे सकता है। ठीक है, उस लोन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बेटा बैंकों का, जितने भी देश में बैंक है वो सब ये काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेपो रेट। बेटा रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट is the rate at which the central bank gives short term loans to commercial bank। बेटा अगर कोई RBI हमारे देश का रिजर्व बैंक लोन दे रहा है किसे, देश के जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन दे रहा है,
बेटा ध्यान रखना कीवर्ड है इसका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है, एक साल से कम या एक साल तक के लिए लोन दे रहा है। जैसा आप देखोगे बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास लिक्विडिटी कम पड़ गई, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है कि मुझे लोन दो लोन दो। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई उनकी मदद करता है। कब मदद करता है, जब उसके पास लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, उन्हें लोन देता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। अब बेटा क्या करेगा, आरबीआई जो लोन देगा उस पर एक रेट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं बेटा, रेपो रेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस रेपो रेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसे, रीपर्चेज एग्रीमेंट। दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा बेटा है हमारा एक बैंक रेट। आपने बहुत सुना होगा, बैंक रेट कम हो गया, बैंक रेट बढ़ गया, महंगाई कम हो गई, इन्फ्लेशन। बेटा ये हमारे क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के मेजरमेंट के तरीके हैं, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे बेटा। तो हम बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, अगर देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक को, देश के किसी भी बैंक को, नेशनलाइज जैसे बैंक बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं, किसी भी बैंक को अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन दे रहा है, लोन जो दे रहा है 1 साल से लेके 5 साल 10 साल तक के लिए लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को हमारा देश का आरबीआई, तो उस बैंक जो रेट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ध्यान रखना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है, और बैंक रेट कौन से लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन लॉन्ग टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जब कोई कमर्शियल बैंक को हमारा आरबीआई लोन देता है, उस लोन पे जो रेट चार्ज किया था आरबीआई, जो रेट चार्ज करता है उस हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, और इस बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे डिस्काउंटिंग रेट या बैंक रेट कहते हैं। कौन से लोन पे चार्ज होता है बेटा, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब बेटा लॉन्ग टर्म कब नीड पड़ती है, जैसे हमारे देश में कमर्शियल बैंक को लोन देना है, माली सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे चाहिए, बैंक देश के अंदर सड़कें तैयार हो रही है, फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, ठीक है, या मेट्रो के लिए पैसा चाहिए, तो जो बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक से लोन लेता है बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन के लिए, बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो वो सारा पैसा एक साल में तो दे नहीं पाने का बिल्डर, या जो भी मेट्रो बनी है वो पैसा एक साल में देने का नहीं, वो कैसे साल में देगा। तो बैंक क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लोन ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता इतना सारा, तो आरबीआई से लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। आगे सुनिए, नेक्स्ट रेट है बेटा, वो लास्ट है रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी क्या होता है, बैंकों के पास इतना सारा पैसा होता है कि बैंक क्या करता है, उसका यूज नहीं कर पाता, मतलब लोन भी दे दिया तब भी बैंक के पास बहुत सारा पैसा बच जाता है। अब आरबीआई क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा बच रहा है, तो आप क्या कीजिए, हमारे पास वो एक्स्ट्रा पैसा हमें डिपॉजिट कर दीजिए। हम क्या करेंगे, आप जो हमें पैसा दोगे, हम उस पैसे के बदले आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट देंगे बदले में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कभी कभी जब ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या कर देता है, एक्स्ट्रा पैसों को कहां डिपॉजिट कर देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। जो पैसा कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पैसे के, जो पैसा बैंक के पास आता है अपने बैंक के पास में, रिजर्व बैंक के पास में, तो वो क्या करता है, बदले में इसको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ध्यान रखना, रेपो रेट क्या था बेटा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा था, तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जिसे आरआरआर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा इसका। तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। बेटा कीवर्ड ध्यान रखना पेपर के लिए। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की।
मनी सप्लाई क्या है, हमारे देश में कितना पैसा लोगों के पास है, क्या कितना पैसा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मनी सप्लाई बोलते हैं। जैसा आप देखोगे मनी सप्लाई में कस्टमर के पास कितना पैसा है, मतलब आम जनता के पास कितना पैसा है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, मतलब आम जनता के पास कितना पैसा है, जिसे हम सीसी बोलते हैं। दूसरा पैसा क्या होता है, डीडी, मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब लोगों का पैसा बैंक में कितना मतलब जमा है, उसे हम बोलते हैं डीडी। या वो पैसा जो बैंकों ने आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं M1। M1 का मीनिंग होता है मनी, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। मनी सप्लाई रेफर टू द स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग एक पार्टिकुलर डेट पर कितना पैसा है लोगों के पास में, हेल्ड विद द कंट्री एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा स्टॉक की डेफिनेशन में देखो इसमें आ गई, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास, बैंकों के पास और आरबीआई के पास कितना पैसा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई बेटा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, हालांकि मार्क्स में नहीं लिखी, पता नहीं, कुछ पॉइंट समझाता हूँ आपको बेटा, ध्यान रखना आपको। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ध्यान रखना। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल की जाती है। देखो बेटा किसी भी देश में महंगाई का बढ़ना वो भी फायदेमंद नहीं होता, और मतलब इकोनॉमी डाउन होना भी अच्छी बात नहीं होती। मतलब ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, स्टैग्नेशन जैसा बोलते हैं, ना तो महंगाई हो ना चीजें सस्ती हो। महंगाई होगी तो आम जनता के लिए नुकसानदायक होगी, चीजें महंगी बढ़ेंगी, ठीक है, मनी की वैल्यू खुद की कम हो जाएगी। डिफ्लेशन होगा तो बेटा जो सप्लायर है उनके लिए नुकसान होगा। तो ध्यान रखना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना बेटा जितने भी ये रेट है, चाहे बैंक रेट हो या रेपो रेट हो, ठीक है, या रिवर्स रेपो रेट हो, अगर इनमें से किसी भी रेट को इंक्रीज कर दिया जाए देश के अंदर, तो इन्फ्लेशन क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। महंगाई क्या हो जाती है बेटा, इनके रेट के बढ़ने से क्या होता है, लोग, रेट बढ़ गया ऐसे समझिए, तो बैंक वाला रेट जब बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ गया, रिवर्स रेट बढ़ गया, कोई सा रेट बढ़ गया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, लोन कम देंगे। जब लोन कम देंगे लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, क्या होगा, लोग चीजें कम खरीदेंगे, तो महंगाई कम हो गई, ठीक है। मान लीजिए इसी को डाउन कर दें, डाउन करने का मीनिंग क्या होता है, लोन सस्ता हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं था, अब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग चीजें खरीदेंगे, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तरीका होता है, इस तरीके को बोलते हैं बेटा मॉनेटरी, ठीक है, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। हालांकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बेटा बोर्ड में, सेंट्रल बैंक क्या होता है। सभी को पता है सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है, एक ऐसा पैक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ, जैसे बोलते हैं बेटा लास्ट स्टेज, मतलब वही मदद करने वाला, इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। विच कंट्रोल द इंटरनल मनी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, देश के जितने भी बैंक या जितने भी पैसा, उसको जो कंट्रोल करता है, उस पैसे को कंट्रोल करता है, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई है, ठीक है। ध्यान रखना हर देश का बैंक अलग अलग होता है सेंट्रल बैंक। दूसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है। बेटा सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है आपको पता है, पहला काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का, वो होता है करेंसी ऑथोरिटी। बेटा आप देखोगे जितने भी आप नोट यूज करते हो देश के अंदर, उस नोट पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, करेंसी को इश्यू करता है, ठीक। करेंसी देखो चाहे वो 5 रुपए का नोट हो, 10 का नोट हो, 100 का, 50 का, जितना का भी नोट है, वो सारा का सारा जो करेंसी है वो जिम्मेदारी किसकी है, वो सेंट्रल बैंक की है, वही इशू करता है। कितना इशू करता है बेटा, वो ध्यान रखना जितनी भी देश में हमारी करेंसी इशू होती है वो बेसिस होता है उसका
गोल्ड, गोल्ड प्लस फॉरेक्स, फॉरेक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, या कोई मेटल जो कॉस्टलीस करेंसी होती है मेटल, उसके बिहार पे करेंसी क्या करता है सेंट्रल बैंक, नोट को इश्यू करता है। दूसरा बैंक क्या काम करता है, वो करता है बैंक का सुपरवाइजरी। आपको बताता हूं, देखिए लिख भी रखा है, द सेंट्रल बैंक हैज अ लीगल राइट टू इशू करेंसी नोट, इट इज गिवन अ सोल मोनोपोली। बेटा मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, हमारे देश में सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी बैंक नोट नहीं छाप सकता। अगर कोई भी बैंक नोट छापेगा या कोई भी एजेंसी नोट छापेगी तो वो इलीगल माना जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। तो केवल एक, एक को क्या बोलते हैं, मोनोपोली, मोनोपोली का मीनिंग होता है सिंगल, केवल एक बैंक छाप सकता है देश के अंदर नोट, वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब वो किसके बेसिस पे छापता है, सोना और फॉरेक्स सिक्योरिटी। बेटा फॉरेक्स सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे आपके डॉलर हो गए, पॉन्ड हो गए, आपकी बाहर की करेंसी जैसा बोलते हैं। और सुन लीजिए बेटा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेटा जितनी भी करेंसी होती है, जितनी भी करेंसी, जैसे आरबीआई क्या करता है, सारी करेंसी कौन सी छोड़ के बेटा, केवल 2 रुपए के नोट को छोड़कर, सॉरी, जितनी भी करेंसी होगी 2 रुपए से लेकर जितनी भी करेंसी होगी, चाहे वो कोई सा भी नोट हो, वो सारा नोट को इशू करेगा हमारे देश का रिजर्व बैंक इशू करेगा। 1 रुपए का इशू करता है, 1 रुपए को कौन करता है, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक मतलब बैंकों की भी मदद करता है। आप देखते हो कि आप सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक, इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट बैंक एंड प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक। बेटा बैंकर्स बैंक का मीनिंग मैंने आपको समझा था पीछे, बैंक क्या काम करता है, सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है उनको लोन देता है, या कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, उनसे वापस ले लेता है और उन्हें इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक बैंकों की भी मदद करता है, ठीक है, लोन भी देता है, बैंक से लोन भी लेता है। दूसरा बैंक क्या काम करता है, सुपरवाइजर का भी काम करता है, ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस बताता है कि आपको थ्रेट से कैसे बचना है फ्यूचर में, इस चीज की भी गाइडलाइंस इश्यू करता है कमर्शियल बैंक के लिए। तो बैंक बैंकों की भी मदद करता है, कौन मदद करता है, आरबीआई। आरबीआई बेटा ये क्या काम करता है, सरकार की भी मदद करता है, सरकार के एक बैंक के रूप में भी काम करता है, एजेंट का भी काम करता है, एडवाइजर का भी काम करता है, ये एडवाइजर के फॉर्म में। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ध्यान रखना। देखिए बेटा, जो सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, गवर्नमेंट का बैंक के रूप में भी काम करता है। देखो जितने भी बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो पैसा जो बैंक से मतलब ट्रांजेक्शन करती है लोगों के, एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारे सरकार को टैक्स जमा करना, लोगों से टैक्स लेना, तो जो टैक्स होगा वो सारी जिम्मेदारी किसे दे देगी, हमारे सेंट्रल बैंक को जिम्मेदारी दे देगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक का ये काम भी करता है। तो द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है सरकार को। मान लीजिए सरकार को लोन चाहिए तो सरकार को लोन भी दे देता है, ठीक है, और सरकार से पैसा भी ले लेता है। द मेन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंडक्ट द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप देखो कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी बैंकिंग जो अकाउंट्स होते हैं उनको सारे को हैंडल कौन करता है, आरबीआई करता है। ये एजेंट का भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए, एजेंट का जैसे कि ये बहुत सारी एजेंसी सर्विसेज देता है, लाइक सेंट्रल बैंक मैनेज लाइक पब्लिक डेब्ट्स हो गए, मेक पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करता है, ठीक है, और उनका लोन चुकाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बाहर देश से किसी से लोन ले लिया तो लोन का पैसा कौन देगा, हमारा सेंट्रल बैंक पेमेंट करेगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, एडवाइजर का भी काम करता है। एडवाइजर का कैसा है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इट गिव्स टाइमली एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। बड़ा हम देखोगे देश की इकोनॉमी को कैसे मतलब बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, और मार्केट को कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए, ये सब काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक करता है। वो
एडवाइस देता है सरकार को कि देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे कंट्रोल किया जाए देश के मार्केट को, ये सब काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। दूसरी बात करें सेंट्रल बैंक के बारे में, ये लैंडर ऑफ द लास्ट रेजोर्ट होता है। रेजोर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? ये लास्ट स्टेज है, मतलब अगर देश में कोई भी पैसे की कमी पड़ती है किसी भी कमर्शियल बैंक को या गवर्नमेंट को, तो वो सबकी पूर्ति कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। एज द लैंड ऑफ द लास्ट resort, the central bank gives loan to the commercial bank in times of liquidity crisis। अगर किसी कमर्शियल बैंक में पैसे की कमी पड़ गई, तंगी पड़ गई जिसे बोलते हैं बेटा, पैसे ही नहीं है, खत्म हो गया कमर्शियल बैंक के पास, तो उस सारे पैसे की कमी को पूर्ति कौन करता है? आरबीआई करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं? लास्ट रेजोर्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक मतलब बैंक करप्ट हो गए, अब उसके पास पैसा नहीं बचा, लोन लेके कोई पर्सन बाहर चला गया, देश छोड़ के चला गया, उसका पैसा नहीं भी दिया बैंक का, तो बैंक करप्ट हो गया। अब बैंक की जो पैसे की जो लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है उसकी पूर्ति कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई पैसे करेगा, उस बैंक के पास देगा, और वो बैंक क्या करेगा? जिसका भी पैसा है कस्टमर का, उसको लौटा देता है। तो इस वजह से क्या बोलता है? लैंडर ऑफ द लास्ट रेजोर्ट बोलते हैं। आगे और देखिए, व्हेन कमर्शियल बैंक डू नॉट गेट लोन फैसिलिटी फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मतलब किसी कमर्शियल बैंक को किसी से लोन नहीं मिल रहा, तो वो कहां जाता है? सेंट्रल बैंक के पास जाता है, उससे लोन लेता है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है। और देखिए, आप देखोगे जितना भी हमारे देश में सॉरी बैंक क्या करते हैं, जो भी करेंसी होती है इशू करनी होती है देश के अंदर, वो सारी करेंसी कौन से बेसिस पे इशू करता है? वो गोल्ड के बेसिस पे इशू करता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के इस पे। मान लीजिए हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए प्रिंट होने हैं, ठीक है, लिक्विड के रूप में, तो बैंक क्या करेगा? उन 1 लाख करोड़ रुपए के बदले उनकी कीमत के, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए की कीमत का सोना और बाहर की करेंसी अपने पास रखेगा और उसके बेसिस पे वो प्रिंट करने स्टार्ट कर देगा। ये होता है बेटा बैंक का काम, आरबीआई का। द फॉरेन करेंसी रिजर्व और गोल्ड ऑफ द कंट्री आर कीप्ड इन द कस्टडी, बेटा लिखा हुआ आ रहा है इसमें, वो अपने पास रखता है। क्यों रखता है सेंट्रल बैंक ने पास में? और सुनिए, ऑल द फॉरेन करेंसी रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप देखोगे हमारे देश में, हमारे देश के लोग दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं, दुनिया भर से लोग दुनिया भर में काम करते हैं और वो पैसा अपने देश में भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी। वो हमारे देश में आती है लोगों के द्वारा। अब वो डिपॉजिट कहाँ होती है बेटा? सेंट्रल बैंक के पास में, क्योंकि बाहर की कोई भी करेंसी अपने देश में नहीं चलती। जैसे मान लिया हम दुकान पे जाएंगे, अब डॉलर 10 डॉलर को दे देंगे, नहीं चलेंगे, वो इलीगल है, ठीक है ना। हर देश में यही सिस्टम है कि हर देश की अपनी करेंसी होती है और हर देश अपनी करेंसी को यूज करता है, दूसरी करेंसी को यूज नहीं करता है एज अ मार्केट के फॉर्म में बात करें, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? दुनिया भर की करेंसी अपने बैंक में रखता है और उसके बेसिस पे अपने देश में करेंसी इश्यू करता है। एंड इफ द वांट्स टू मेक पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी ही हैज टू अप्लाई टू द सेंट्रल बैंक। मान लीजिए किसी देश, मतलब हम इंडिया के लोगों को बाहर विदेश में जाना है, तो बाहर विदेश के लिए टिकट चाहिए, तो वो पैसे को क्या करता है? कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। और देखिए, मनी सप्लाई, जितना भी पैसा मैंने आपको बताया था बेटा इससे पहले, बैंक क्या काम करता है? आरबीआई वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। मनी सप्लाई क्या होता है? जैसा आप देखोगे तो एक देश में है, मतलब हमारा देश एक पार्टिकुलर टाइम में कितना पैसा इश्यू कर रहा है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। बैंक क्या काम करता है? दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। हमारा देश का बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, जितना भी लोन के रूप में दे रखा है कि लोन को कैसे कम किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज और डिक्रीज करने का भी काम किसका बेटा? हमारे देश में आरबीआई का। जैसा आपने देखोगा, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुनते होंगे कि जो सेंट्रल बैंक है उसने जो सीआरआर है उसे कम कर दिया, उसे बढ़ा दिया, बैंक रेट को कम कर दिया या बढ़ा दिया। तो बैंक क्या करता है? टाइम टू टाइम मनी जो डेप्ट होता है या क्रेडिट होता है उसको डिक्रीज और इंक्रीज करता रहता है। मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम किसका है? आरबीआई का है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। द सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक एज इट डिसाइड द सीआरआर एंड इट्स कंट्रोल द मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ चेंज। बेटा लिखा है ना इसमें,
इसको क्या करता है, चेंज करता रहता है। जैसे मान लीजिए आप देखोगे, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ऐसा में आएगा आपके। जैसे ये एग्जांपल, एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि एसबीआई में किसी पर्सन ने 100 रुपए जमा करे। अब एसबीआई को बेटा सीआरओ को में कितने रुपए जमा करने हैं, सेंट्रल बैंक के पास में 5 रुपए, ठीक है। तो इस 5 रुपए को हम क्या बोलते हैं, सीआरओ बोलते थे। मान लीजिए आरबीआई ने क्या करा, इस 5 रुपए के बदले 5% के बदले उसने, आरबीआई ने कहा कि आप 5% के बदले 6% दोगे। कितना परसेंट इंक्रीज हो बेटा, 1% इंक्रीज हो गया ये। अब 1% के बढ़ने से मुझे बताइए कि आरबीआई के पास क्या लोन जो पहले देता था, क्या वो लोन ज्यादा देगा कम देगा? अब नॉर्मल सी बात है, लोन कम देगा क्योंकि उसके पास पैसा कम है, ठीक है। तो सीआरआर के बढ़ने से इन्फ्लेशन पे, मतलब जो क्रेडिट की जो सप्लाई है वो कम होगी ज्यादा होगी? बेटा कम होगी। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं इसमें दोबारा से, ऐसा समझिए, बैंक के पास किसी पर्सन ने 100 रुपए जमा करे, बैंक को आरबीआई के पास कितने रुपए जमा करने पड़ते थे, 5%, 5 रुपए। अपने पास कितने परसेंट रखना पड़ता था उसे, 15%, मतलब 15 रुपए। तो कुल मिला के 20 रुपए वो क्या करता था, मतलब अपने पास, और बेटा किसके पास रखता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता था। और उसके पास कितना परसेंट बचा था, 80% पैसा, 80% वो लोन के रूप में देता था, मतलब 80 रुपए। तो ये था पहला सिचुएशन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के पास पैसा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, तो आरबीआई क्या करता है, 5% से बढ़ाकर 6 रुपए का देता है, मतलब 6% का देता है। एसएलआर को बढ़ा देता है, पहले 15% था, 16% कर दिया, 16 रुपए हो गए, ठीक है। अब बेटा ये क्या करेगा, लोन पहले 80 रुपए दे पाता था, अब वो कितने रुपए दे पाएगा, केवल अब 79 रुपीज। तो आप देख रहे हो कि सीआरआर के बढ़ने से, ये एसएलआर के बढ़ने से मनी सप्लाई क्या हो गई, डाउन हो गई। ध्यान रखना बेटा, सीआरआर इंक्रीज हुआ मतलब सीआर बढ़ेगा, मतलब पैसा आरबीआई के पास ज्यादा होगा, लोन कम दे पाएगा, तो मनी सप्लाई क्या हो गई, इकोनॉमी में डाउन हो गई। तो ये सिचुएशन होती है किस चीज की, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की। ये कह रहा है कि अगर आप इनमें से किसी भी रेट को बढ़ाते हो तो मनी सप्लाई डाउन होती है, बढ़ाने पे मनी सप्लाई क्या होगी बेटा, मनी सप्लाई क्या होती है, डाउन होती है, इन्फ्लेशन कम होगी। अगर आप इनमें से किसी भी रेट को डिक्रीज करते हो तो मनी सप्लाई क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है बेटा, ये देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया functions a clearing house by the facilitating the statement settlement of interbank transactions। अब बेटा ये इंटरबैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है, मान लीजिए एसबीआई का किसी पर्सन के पास चेक है, वो चेक जमा करना चाह रहा है नॉन एसबीआई में, नॉन एसबीआई जैसे एग्जांपल आईसीआईसीआईसी बैंक में या पीएनबी में, कोई सी भी बैंक में एग्जांपल ले लो, सेम बैंक नहीं है। तो ये आरबीआई क्या काम करता है, इसका पैसा जो है उसमें ट्रांसफर करा देता है, सेटलमेंट कर देता है, मतलब एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन सेटलमेंट कर देता है। इसी ट्रांजेक्शन का बोलते हैं